डेली एक नई कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। रात के 10 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुनी ने अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला दिया था। बड़ी बेटी खाना खाकर ऊपर बेड पर सो गई थी और टुनी की 4 साल की बेटी पिंकी माँ के गोद में लेटी हुई है और चिड़िया माँ उसे लोरी सुना रही है। सो जा पिंकी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे, सो जा पिंकी सो जा। माँ की लोरी सुनकर पिंकी भी सोने लगती है। यह देखकर टुनी भी अपनी बेटी के बगल में सोने की तैयारी करने लगी। तेज बारिश और बिजली की आवाज के कारण टुनी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा। टुनी, सुन रही है तू? दरवाजा खोल, दरवाजा। तेज आवाज सुनकर टुनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे डरते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका मकान मालिक सेठ करकनाथ 3 चीड़ों के साथ बाहर बारिश में छाता लेकर खड़ा है। क्यों री, क्या कर रही थी तू? मुझे इतना इंतजार करना पसंद नहीं, समझी? मालिक, मैं अभी सोई थी, लेकिन मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। टुनी की बातों को सुनकर करकनाथ सेठ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और फटाफट अपने 3 महीनों का किराया निकाल। टुनी ने 100 के 4 नोट करकनाथ को दे दिए और टुनी करकनाथ के पैरों पर गिर गई। 100 के 4 नोट को देखकर करकनाथ का दिमाग गर्म हो गया। ये कितने दे रही है तू मुझे? 400 रुपए? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 3 महीने का किराया 4000 रुपए है और तू मुझे 400 रुपए दे रही है? बाहर तेज आवाज सुनकर टुनी की दोनों बेटियां जग गईं और डर कर अपनी माँ से लिपट गईं। टुनी करकनाथ के सामने रोने लगती है। साहब, अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं वो सब आपको दे दिए। मैं जल्द ही आपके बाकी के पैसों को भी चुका दूंगी। कृपया करके इस विधवा पर थोड़ी दया करिए साहब, थोड़ी दया करिए। धंधे में कोई दया बया नहीं होती है टुनी। बात कुछ नहीं, अभी सारे पैसे दे वरना अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जा मेरे मकान से। टुनी के पास पैसे थे नहीं। वो लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन सेठ का कलेजा पत्थर का था। तेज आंधी तूफान में उसे टुनी और उसकी दोनों मासूम बेटियों को बाहर निकाल दिया। टुनी की छोटी बेटी पिंकी अपने मृत पिता की तस्वीर को उठाकर साथ ले जाने लगी तो करकनाथ ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। पगली लड़की, बोला था ना किसी भी सामान पर हाथ मत लगाना। और ऐसा कहकर उसने पिंकी से उसके मृत पिता की तस्वीर को लेकर जोर से फेंक दिया, जिससे उसकी पिता की तस्वीर चकनाचूर हो गई। टुनी और उसकी दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे वाले लोगों के आगे गरीब सिर्फ दुख सह सकता है। तेज आंधी तूफान में टुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर चलने लगी। टुनी लगातार रोए जा रही थी। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे माँ? टुनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। टुनी अपनी बेटियों के साथ सड़क किनारे ही सो गई। अगले दिन टुनी अमीर सेठ सेठानियों के घर में बर्तन धोना और झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी। पूरे दिन उसने काम किया। उस रात भी वे सभी सड़क किनारे ही बैठे हुए थे। दिन भर की कमाई के पैसों से रोटी और सब्जी उन्होंने खरीदी थी। माँ, मिर्ची चली गई मुंह में, बहुत तीखा लग रहा है। रुक रुक, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, तू यहीं रुक, सारा दिन काम करके तुम थक गई हो। मैं पिंकी को रोड के उस पार वाले नल से पानी पिलाकर लाती हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे लिए एक बोतल पानी लेते आना। दोनों बहनें साथ में रोड के उस पार पानी लेने चली जाती हैं। दोनों ने नल से बोतल में पानी भरा और पिंकी ने पानी पी लिया। अब अच्छा लग रहा है। बहुत तीखी मिर्च थी दीदी। चलो अब माँ के पास चलो। कहते हैं किस्मत खराब होती है तो आप सो रहे होंगे तब भी आपके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा। कुछ ऐसा ही टुनी के साथ होने वाला था। वो सड़क किनारे बैठी हुई थी, तभी भूखेबाज ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे टुनी की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। पिंकी, बेटी, बेटी, बेटी तुम दोनों ठीक से रहना बेटी। माँ की आवाज सुनकर दोनों भागी भागी वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन तब तक टुनी जा चुकी थी। माँ पानी पी लो, माँ पानी पी लो, उठो ना माँ, उठो। माँ के जाने के बाद 2 छोटी बच्चियों के कंधे पर एक ऐसा बोझ विधाता ने दे दिया था जिसे उठाने के लायक दोनों में से कोई भी नहीं थी। एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थीं। दीदी, हम दोनों ऐसे सड़क किनारे लेटे हुए हैं, क्या हम दोनों को भी बाज उठाकर ले जाएगा? क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। बड़ी बहन उठकर पिंकी के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है।
नहीं बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपना घर बनाएंगे। हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है, या सड़क पर नहीं। बड़ी बहन चिंकी ने कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी, लेकिन कैसे? घर बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। दोनों बहनों ने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों बहनें सारा दिन कबाड़ उठाती, कभी सड़क किनारे तो कभी बस स्टेशन पर, और दिन भर के जमा कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेच देती। एक दिन जब दोनों बहनें कबाड़ बेचने के लिए गईं, तो वहाँ एक ग्राहक आया। अरे टुन्नू सेठ, सुना है कबाड़ बेच बेच कर बहुत पैसा छापा तुमने। सुना है तुमने फिर से नया मकान खरीदा है। कबाड़ से मकान? ये बात बड़ी बहन की जहन में घूमने लगी। उसने सोचा कि जो बोतल वो इकट्ठा करती है, उनमें से कुछ वो बेच दे और बाकी की बोतल से अपना प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाए। उन दोनों बहनों ने जमा की हुई प्लास्टिक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया, और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। ले बहना, अब हमारा प्लास्टिक बॉटल हाउस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा, और यहाँ बास भी हमें नहीं देख पाएगा। दोनों बहनें अब उसी घर में रहती हैं और दिन में कबाड़ बेचने का काम करती हैं। उन्होंने इस समाज में निडर होकर जीना सीख लिया है। यह कहानी एक जंगल की है। एक समय की बात है, बंटी कबूतर आधी रात को अपने अंडे की दुकान बंद करके जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ अंडे गिरे हुए नजर आते हैं। उन अंडों को देखकर बंटी कबूतर बोलता है, अरे रोड पर इतने सारे अंडे ना जाने कहाँ से आ गए। बंटी कबूतर उन अंडों को उठाकर अपने झोले में रखने लगता है। बंटी कबूतर अंडे उठाकर जैसे ही आगे चलता है, वह देखता है कि आगे कुछ और अंडे नीचे गिरे हुए हैं, परंतु यह अंडा पहले के अंडे से काफी बड़ा होता है और इसका रंग सुनहरा होता है। सुनहरे रंग के बड़े बड़े अंडे देखकर बंटी कबूतर के मन में लालच आ जाता है और वह उन अंडों को उठाकर खुद से बोलता है, लगता है मेरा भाग्य ही खुल गया। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, अंडों की बौछार मिल रही है। पहले ये सारे अंडे और अभी एक सोने के अंडे। आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे चांदी, सोना ही सोना है। तभी बंटी को अंडे में से एक आवाज सुनाई देती है, मूर्ख बंटी, जिसे तू सोने के अंडे समझ रहा है, वो सोने के अंडे नहीं बल्कि भूत या चिड़िए के अंडे हैं, जो आज तुझे खाकर अपना पेट भरेंगे। डरावनी आवाज सुनकर राजू डर जाता है और उन अंडों को नीचे फेंक देता है, परंतु वह अंडा फूटता नहीं बल्कि और बड़ा होने लगता है। अंडे का आकार धीरे धीरे बंटी कबूतर से भी बड़ा हो जाता है। यह देखकर बंटी कबूतर बहुत डर जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल चिड़िया बंटी कबूतर के सामने आ जाती है और बोलती है, जाने तो मैं तुझे दूंगी कबूतर, लेकिन तुझे तेरे घर नहीं बल्कि इस भूतिया अंडे के पेट में। आज तू मेरे भूतिये अंडे का खाना बनेगा। आज मेरा भूतिया अंडा तुझे खाकर अपना पेट भरेगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। बंटी कबूतर भूतिया टुनी चिड़िया और उसके भूतिया अंडे से बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर भी भूतिया टुनी चिड़िया उसे नहीं जाने देती, जिसके बाद भूतिया अंडा उस पर गिर जाता है और बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। बंटी कबूतर की मौत होने के बाद भूतिया टुनी चिड़िया उसके शरीर के हाथ पैर नोच नोच कर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब यदि कोई उस रास्ते से घर को जा रहा होता है, भूतिया टुनी चिड़िया इसी तरह उस चिड़िया को मार देती थी। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक से मौसम का हाल बिगड़ जाता है। फिर भी टुन्नू हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में कुछ अंडे दिखाई देते हैं। उनको देखकर वह लालच नहीं करता और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक विशाल अंडा रास्ते में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा अंडा देखकर टुन्नू खुद से बोलता है, इतना बड़ा? हे भगवान, आज से पहले तो मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं देखा। आखिर ये अंडा किसका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है?
क्योंकि इतना बड़ा अंडा तो बस शुतुरमुर्ग का ही होता है। तभी भूतिया टुनी चिड़िया उसके सामने आ जाती है, बोलती है, मूर्ख, ये साधारण अंडा नहीं है, बल्कि मेरा भूतिया अंडा है। आज तक मेरे इस अंडे से कोई नहीं बच पाया है, तो तू क्या चीज है? आज तेरी बलि चढ़ेगी। क्या? भूतिया टुनी चिड़िया का अंडा? हे भगवान, मुझे इस दुष्ट चुड़ैल और इसके भूतिया अंडे से बचा लो। मुझे जाने दे। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ। तो क्या हुआ? अगर तू हनुमान का भक्त है तो अब तो तू हमारे पेट का भोजन बनेगा। टुन्नू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता और मन ही मन खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूं? मैं इस भूतिया चिड़िया और उसके अंडे से कैसे बचूंगा? हे प्रभु, मेरे बजरंग बली, अब तुम ही मेरी मदद करो। इतना बोलकर टुन्नू चिड़ा अपने गले में पड़ी हनुमान जी के लॉकेट को कस के पकड़ लेता है और जैसे ही भूतिया चिड़िया अपने अंडे के साथ आगे बढ़ती है, भूतिया अंडा और भूतिया चिड़िया को एक बिजली का झटका लगता है और वह दोनों कोसों दूर जाकर गिर जाते हैं। भूतिया चिड़िया को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। भूतिया चिड़िया एक बार फिर से उठती है और टुन्नू को मारने के लिए आगे जाती है, परंतु फिर से उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। इसके बाद भूतिया चिड़िया की नजर टुन्नू के गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ती है। टुन्नू चिड़ा के गले में लॉकेट देखकर भूतिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह टुन्नू से बोलती है, सुन टुन्नू, अगर तू सही सलामत अपने घर जाना चाहता है तो अपने गले से लॉकेट निकाल कर फेंक दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लॉकेट निकाल कर फेंक दिया तो तू मुझे जिंदा खा जाएगी, इसीलिए ये लॉकेट खुद से दूर नहीं करूँगा। अब देखता हूँ मैं आखिर तू मुझे कैसे मारती है। इसके बाद टुन्नू चिड़ा हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा सुनकर भूकंप आने लगता है और भूतिया चिड़िया का अंडा फूट जाता है। भूतिया चिड़िया टुन्नू को हनुमान चालीसा पढ़ने को मना करती है, परंतु टुन्नू नहीं रुकता है और इसी तरह से बार बार हनुमान चालीसा पढ़ता ही जाता है। भूतिया चिड़िया ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को भूतिया चिड़िया से मुक्ति मिल जाती है। कहानी पसंद आई तो लाइक करके बताएं।